So in today's topic, we are going to talk about determination of national income and employment. And this is a chapter which is not exactly which you are thinking like it's not related to excess demand and deficient demand. It is related to determination. So let's talk about all such things one by one so that you will be able to get an idea that how these things are going to take place. So first of all, I would like to tell you one thing, that determination of national income and employment using aggregate demand and aggregate supply approach. So you all know that there are two approaches. दो approaches होती है हम लोगों के पास. पहली approach होती है AD and AS approach. Another one is S and I approach. तो here we are talking about AD and AS approach. यहाँ पर AD और AS की बात करेंगे हम कि according to Keynes, Keynes क्या कहते हैं? Keynes ने ये पूरी की पूरी थ्योरी दी थी, तो इसलिए Keynes को बार बार हम याद करते हैं यहाँ पर. According to Keynes, equilibrium level of income and employment is determined at that point of time where aggregate demand is equal to aggregate supply. जहां पर AD और AS आपस में बराबर होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं उसको हम. तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन नेक्स्ट स्लाइड आई हैव शोन यू अ शेड्यूल कि किस तरीके से सारी चीजें जो है, सारे वेरिएबल्स जो है यहाँ पर आते हैं. एक तरफ हमने इनकम लिया है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है. एडी जो है दिस इज द टोटल ऑफ सी प्लस आई, एंड जो सी एएस है दिस इज द टोटल ऑफ सी एंड एस. तो अलग अलग लेवल पे यहाँ पर चीजें हैं, जैसे कि इनकम लिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. कंजम्पशन है 10, 15, 20, 25, जो भी एमपीसी है, जो भी सारी चीजें हैं. Saving is positively related to income, so it is initially -10 because at zero level of income saving is negative because consumption is having its positive value, which is autonomous consumption. -5 then 0, increase होती जा रही है हर लेवल पे 15 then 20. इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट है बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम, इनकम से रिलेट नहीं करती है, इसलिए इस तरीके से है. एडी सी प्लस आई का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सी यानी कि 10 और इन्वेस्टमेंट 10 यानी कि 20. फिर अगले लेवल पर 15 में 10 ऐड कर दीजिए 25, 20 में ये मैं बताता भी जाता हूँ, 20 में आप 10 ऐड कर दीजिए 30, 25 में 10 ऐड कर दीजिए 35, और इस तरीके से एएस भी निकाल लेंगे कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यानी कि ये आ गया 0, 15 और -5 यानी कि 10. तो एएस इज बेसिकली इक्वल टू इनकम, लेकिन फिर भी जस्ट दिखाने के लिए आपको मैंने बताने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें रखी हैं. कंक्लूजन क्या है भाई, यहां पर अगर इस सारे मतलब इक्विलिब्रियम से पहले, ये तो इक्विलिब्रियम है, जो ग्रीन शेड हमने पहले से ही कलर फिल कर रखा है यहाँ पर, तो दिस इज इक्विलिब्रियम वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, बट एवरी टाइम द सेम थिंग विल नॉट हैपन. इससे पहले इक्विलिब्रियम से पहले वाले जो पॉइंट होते हैं वहां पर जो है एडी यूजुअली ज्यादा होता है एएस से, और इसके बाद वाले पॉइंट में एएस ज्यादा होता है एडी से. सो दिस इज द थिंग विच हैपेंस हियर, और ये इक्विलिब्रियम यहां पर आता है जहां पर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जहां पर एडी और एएस इक्वल होता है. हम लोग पहले, मैं आपको पहले से ये कंडीशन बता चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर थिंग, सो आई डोंट थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की. एज यू ऑल नो कि पूरी चीजें मैं आपको यहाँ पर मतलब वो एक्सप्लेनेशन ऑल, मैं उसके लिए ऑलरेडी आपको नोट्स दे चुका हूँ. सो इफ आई टॉक अबाउट एक्सप्लेनेशन, देन द थिंग इज दैट ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर सबसे पहले आप एडी को डिफाइन कर दीजिए कि किस तरीके से सी और आई जो है उसके कॉम्पोनेंट होते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं. और ये सी प्लस एस को एएस के रेफरेंस में बता दीजिए. एएस इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ रेफरेंस, और इनकम भी बोलते हैं इसे, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है. यहाँ पर हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, या फिर एडी और एएस लिख सकते हैं. ओरिजिन आ गया है, इनकम, जीडीपी, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट भी लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस पे आता है. ये जो ई पॉइंट यहाँ पर डिनोट किया गया है बेटा, दिस इज योर इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम है आपका वेयर एडी एंड एएस दोनों आपस में इक्वल है. सी जो है ये कंजम्पशन कर्व है, एंड जो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप है, एडी और सी के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट. इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है, इसलिए इस बनाया हुआ है. आप ना चाहें तो बनाने की जरूरत भी नहीं है. एडी और एएस आपको दिखाना है, बताना है, आप बना दीजिए, एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए. द पॉइंट ई shows equilibrium level where aggregate demand is equal to aggregate supply. OY level of income जो है इकोनॉमी में है, ये लेवल ऑफ इनकम है OY, जो इनकम लेवल को शो करता है इक्विलिब्रियम पे. सो इक्विलिब्रियम विल बी एज सर्टेन एट अ पॉइंट वेयर द इनकम लेवल विल बी OY.
OY लेवल पर जो है आपका इक्विलिब्रियम जो है वो आएगा। आप इसके बाद बात कर लेते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में? इन नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज अ सीबीएसई क्वेश्चन जो मैंने अभी बिफोर योर क्लास आई वाज जस्ट एडिटिंग द स्लाइड, ये मैंने कुछ ऐड किया है यहाँ पर। दिस क्वेश्चन हैड कम इन सीबीएसई सो मेनी टाइम्स, बहुत बार आता ही रहता है। मैं तो कहता हूँ इसको अच्छे से आप जो है पीपीपी लगा दिया है, प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली, तरीके से इसको कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। सो द कंडीशन है व्हाट विल हैपन। अब इससे पहले कि लेट मी डिस्कस द इक्विलिब्रियम वाला सेक्शन वंस अगेन। भाई ये इक्विलिब्रियम का सेक्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको इक्विलिब्रियम मिले, कि ई लेवल आपको हमेशा ही मिले। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एडी आपका ज्यादा हो सकता है एएस से, यानी कि इनकम लेवल से। कभी कभी ऐसा हो सकता है एएस विल बी मोर देन एडी। अब दोनों ही सिचुएशंस में हमें वी ऑलवेज सीक अ पर्टिकुलर कंडीशन। हम दोनों ही सिचुएशन में कंडीशन सीक करते हैं जहां पर एडी और एएस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो। तो किसी भी सिचुएशन में अगर एडी ज्यादा है या एएस ज्यादा है तो हम रिस्टोरेशन जो है वो प्रोसेस चलता है। रिस्टोरेशन प्रोसेस से वापस जो है हम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि एडी आपका ज्यादा हो सकता है, समटाइम्स इट मे हैपन कि एडी आपका कम हो सकता है। मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूँ सारी चीजें, तो डिनोट भी कर रहा हूँ साथ साथ में, सो दैट यू पीपल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी क्लियर वे। कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो यहाँ पर ना आए। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है भाई कि गड़बड़ तो है थोड़ी सी। गड़बड़ इन द सेंस कि योर एडी एंड एएस बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, जबकि इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे भाई? हमें इक्वल लाना है। और इक्वल लाने के लिए क्या करना है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स कि किस तरीके से हम इक्वल ला सकते हैं यहाँ पर। You all are absolutely free to write your doubts in the comment section, all of you. यहाँ पर अगर हम बात करें कि एडी जो है, ये पहली सिचुएशन है, एडी अगर एएस से ज्यादा होती है, यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी या किसी पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, एक्सेस डिमांड वगैरह या बाकी सारी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि एडी ज्यादा है एएस से, नॉर्मल सिचुएशन में, विदाउट टेकिंग द मॉनेटरी मेजर्स इन द कंसिडरेशन और फिस्कल मेजर्स इन द कंसिडरेशन, व्हाट यू विल डू। तो एडी के ज्यादा होने का मतलब क्या है? एडी का मतलब होता है भाई सी और आई ये दोनों ज्यादा हैं इनकम से, यानी कि एएस से। तो सी और वाई का मतलब कि कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जो फर्म और हाउस होल्ड जो प्लान्ड कंजम्पशन कर रहे हैं, दिस इज प्लान्ड कंजम्पशन विच इज डन बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इज मोर देन, वो ज्यादा है आपके प्लान्ड आउटपुट से। जो फर्म ने सोचा है, फर्म ने प्लान किया है कि इतना मैं प्रोड्यूस करूं, उससे ज्यादा डिमांड हो रही है। तो यहां पर क्या होगा इस सिचुएशन में? एज अ रिजल्ट जो आपकी प्लान इन्वेंट्री है दैट विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। वो डिजायर्ड लेवल से कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा हैं। फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, दे आर प्लानिंग टू बाय मोर, और आपके पास जो प्लान आउटपुट है वो है कम। सो टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक, ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, डिजायर्ड लेवल पर वापस लाने के लिए फर्म्स विल रिजॉर्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जो फर्म्स हैं, क्योंकि डिमांड पहले ज्यादा थी, एडी ज्यादा थी, एएस कम था, तो इस केस में जो है हमारा जो इन्वेंट्री है, जो प्लान इन्वेंट्री है, वो कम हो गया। कम हो गया तो उसको वापस डिजायर्ड लेवल पर लाने के लिए हमने क्या करना है? हमने भाई प्रोडक्शन को बढ़ा देना है, क्योंकि हमारे पास तो गुड्स कम है, तो प्रोडक्शन को बढ़ा दो। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो भाई एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो यहां पर जो है इनकम भी इंक्रीज होगी। और भाई इनकम इंक्रीज हुई, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। व्हेन यू इंक्रीजेस द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो इंक्रीज, इनकम विल आल्सो इंक्रीज। और जब इनकम इंक्रीज होगी यहां पर, तो दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग अंटिल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज अचीव्ड। तो यहां पर जो है आप तब तक ये प्रोडक्शन, इस तरीके का प्रोसेस जो है प्रोडक्शन को तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। किसके इक्विवेलेंट नहीं हो जाता? एडी और एएस के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के इक्विवेलेंट जब तक नहीं हो जाता, तब तक आप जो है इसे इंक्रीज करते रहेंगे। और जब एडी और एएस आपस में बराबर हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच यू नीड टू राइट, जो आपको लिखनी पड़ेगी, जो आपको बतानी पड़ेगी कि किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो आए। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन इसी का
दूसरा यस पार्ट सर। यानी कि इसी की ऑपोजिट साइड जो है वो आती है। ऑपोजिट साइड क्या है बेटा? ऑपोजिट साइड ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब यहां पर रिवर्स हो रहा है, बिल्कुल जैसे पीछे एक्सप्लेन आपने किया है, एडी इज लेस देन एएस। अब यहां पर यह है कि आपका जो प्लान्ड आउटपुट है, समटाइम्स इट हैपेंस कि प्लान्ड आउटपुट ज्यादा हो जाता है, डिमांड जो है कम है, कंजम्पशन डिमांड कम है। तो जो प्लान्ड या कंजम्पशन डिमांड है आपकी, प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या प्लान्ड स्पेंडिंग है, दैट बिकम्स लेस, कम हो जाती है प्लान्ड आउटपुट से। यानी कि इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि सेविंग ज्यादा है, लोग सेव ज्यादा करना चाह रहे हैं, जबकि कंजम्पशन पे कम पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? द प्लान इन्वेंट्री विल राइज। अब आपका आउटपुट जो है ज्यादा आपने डिसाइड कर लिया है, एएस ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, तो इन्वेंट्री जो है वो राइज हो जाएगी अबव द डिजायर्ड लेवल। जो आपका डिजायर्ड लेवल था उससे भी ज्यादा हो जाएगी। अब आपने लेट से प्लान किया था कि 100 यूनिट बिकेंगी, लेकिन आपकी 90 यूनिट से बिकी। तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास एक बफर स्टॉक क्रिएट हो गया 10 यूनिट्स का। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है, अगर वो 100 यूनिट्स कर रहे हैं आप, तो उसमें से 10 यूनिट्स आप ऑलरेडी पहले से ही आपके पास बफर में पड़ी हुई है, तो वो आप रिड्यूस कर देंगे और सिर्फ आप 90 का प्रोडक्शन करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन विल डिक्लाइन, प्रोडक्शन आपका डिक्लाइन हो जाएगा। Now, to bring the inventory back to the desired level, firms will resort to or plan to decrease the production. Production को decrease करेंगे क्योंकि आपके पास पहले ही production ज्यादा है। So this process will keep on going. ये process तब तक चलता रहेगा जब तक कि AS और AD आपस में दोनों फिर से इक्वल नहीं हो जाते। जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते तब तक वो प्रोडक्शन कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आपकी जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अचीव हो जाएगी। भाई ये तो है पहली कंडीशन, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ एडी एंड एएस अप्रोच। तो एडी एंड एएस अप्रोच से हमने बताया एडी एंड एएस अप्रोच के क्या रिस्टोरेशन प्रोसेस होता है इन केस व्हेन एडी इज मोर देन प्लान्ड डिमांड इज मोर देन प्लान्ड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो इस तरीके की सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया एडी इज मोर देन एडी इज लेस देन एएस, दोनों सिचुएशंस अब बता दी हैं। वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर सकते हैं, आई गेट बैक टू यू बेटा। हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं एस और आई के थ्रू भी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर हम अचीव करते हैं तो व्हाट विल हैपन? अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, एक एंड में सेक्शन में अलग से आप लोगों के लिए मतलब 5-10 मिनट निकालूंगा जिसमें आपके सिर्फ डाउट्स लूंगा, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहां पर दूसरी अप्रोच हमारे पास आ जाती है जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम एडी एंड एएस अप्रोच, वहीं से निकाली हुई है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एडी और एएस जहां पर बराबर हैं, एडी को हमने ओपन किया तो सी प्लस आई आया, एएस को हमने ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास सी प्लस एस आया। सो सी से सी को हमने यहाँ से हटा दिया और हमारे पास अप्रोच आ गई एस इज इक्वल टू आई। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे समझाया था आपको, आज फिर से ऐसे समझा रहा हूँ। शेड्यूल आ गया है हमारे पास, शेड्यूल वही है जो अभी हमने पीछे एडी और एएस में स्टडी किया है। तो ज्यादा इसमें डिटेल्स ना लेके मैं सिर्फ आपको यही पॉइंट बताऊंगा कि ये एक पॉइंट है जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में इक्वल हैं। आप ये कहेंगे सर ऐसा हो सकता है कि एडी एएस कहीं और इक्वल हो और सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहीं और इक्वल हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कल की क्लास में मैंने आपको दोनों डायग्राम एक साथ बना के भी बताए थे। तो यहाँ पर एडी और एएस भी इक्वल है आपस में और ये दोनों भी इक्वल है आपस में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप लोगों का बराबर है इस पॉइंट पर एस और आई दोनों बराबर हैं। तो वही चीज है, सेम टू सेम, कोई नई चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम हियर कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो ये दोनों वही सिचुएशन मैंने बनाई हुई है कि चाहे आप एडी और एएस अप्रोच से निकालिए, एडी और एएस से आप फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर एस और आई से फाइंड आउट कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट सेम लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर आपको ओ वाई लेवल ऑफ इनकम मिल रहा है जबकि यहाँ पर आपको ओ एम लेवल ऑफ इनकम मिल रहा है। और कमाल की बात यह है बेटा कि ओ वाई और ओ एम दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ से वर्टिकल लाइन आ रही है, ये वर्टिकल लाइन आ रही है यहाँ पर, और दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर ये जो सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट जो है पैरेलल है,
x axis के the point where both the curves are intersecting each other is the point of equilibrium, और वही इक्विलिब्रियम आपको ADAS यहाँ इस वाले डायग्राम से मिल रहा है, वही इक्विलिब्रियम आपको इस वाले डायग्राम से मिल रहा है। अगर आप AS की बात करते हैं, ADAS की बात करते हैं तो सिर्फ ADAS वाला डायग्राम बनाइए, और अगर आप बात करते हैं SI की तो आप सिर्फ SI का डायग्राम बनाइए। ये सिर्फ आपको मैंने रेलेवेंस के लिए बताया है कि आप रिलेट कर पाए, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो ना हो समझने में। सो दैट्स व्हाई आई हैव शोन यू दिस डायग्राम। लेट्स टॉक अबाउट द टू सिचुएशंस हियर अगेन। यहाँ पर भी वही दो सिचुएशंस होंगी। क्या सिचुएशंस होंगी भाई? यहाँ पर भी वही दो सिचुएशन होंगी कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। जब S इज मोर देन I होगा तो क्या होगा? सेविंग ज्यादा है मतलब कि डिमांड कम हो रही है। आप इस सिचुएशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि AS इज मोर देन AD, AD कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये सिचुएशन बता रही है कि भाई जो है सेविंग्स जो है वो ज्यादा है। और आपको पता होना चाहिए, जहां से ये रिवर्स लिख दिया हमने, सेविंग जहां पर ज्यादा है वहां पर क्या होगा भाई? ऑब्वियस बात है, वहां पर कंजम्पशन जो है आपका वो कम होगा। अगर सेविंग ज्यादा है तो इनकम तो लिमिटेड है, कंजम्पशन कम होगा, तो यहाँ पर कंजम्पशन कम हो रहा है। तो सेम टू सेम मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। ये क्या लिखा है मैंने? सेविंग इज गिवन, सपोज सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, देन इट इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है? दैट प्लान्ड कंजम्पशन जो है, स्पेंडिंग है, इज लेस देन प्लान्ड आउटपुट। जो कंजम्पशन है वो प्लान्ड आउटपुट से कम है। वही वाली सिचुएशन आ जाएगी, फिर से प्लान्ड इन्वेंट्री जो है राइज हो जाएगी हमारे पास, डिजायर्ड लेवल से ज्यादा हो जाएगी। और इसको इक्वल करने के लिए दिस विल मेक द प्रोड्यूसर्स रिड्यूस द प्रोडक्शन। अब पहले से ही आपके पास ज्यादा है, स्टॉक पहले से ही ज्यादा है, कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड और फर्म जो है मिलकर कम कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से ही प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आपके पास अनवांटेड स्टॉक आ जाएगा, यानी कि स्टॉक पाइलिंग हो जाएगी। और उस स्टॉक पाइलिंग को रिमूव करने के लिए, उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए, उस बफर स्टॉक को क्लियर करने के लिए, उस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर्स विल रिजॉर्ट टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दीजिए। प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे, क्या होगा? इसकी वजह से फॉल इन इनकम होगा, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट होगा। और जैसे ही आपकी इनकम यहां पर फॉल होती है, तो आपने कहा सेविंग ज्यादा है, आप कह रहे हैं भाई सेविंग ज्यादा है, तो सेविंग ज्यादा है, तो जैसे ही आपकी इनकम कम होगी आपकी सेविंग भी कम हो जाएगी। और ये वो सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि ये आपका सेविंग है और ये इक्विलिब्रियम यहां होना चाहिए था, ये I है, ये सेविंग है, बट आपकी सेविंग ज्यादा है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम तो यहां पर होना चाहिए था, दिस इज योर OY लेवल, बट आप जो है इससे आगे वाले लेवल पर पहुंच गए हैं। अब समझने वाली बात यह है भाई कि लेट्स से M, N और J ऐसे करके इसका नाम रख लेते हैं। तो यहां पर ये जो सेविंग है ये MN से ज्यादा है, MN अमाउंट से ज्यादा है सेविंग। I जो है आपका JN है, जबकि सेविंग जो है JM है। तो सेविंग्स आर मोर देन, यहां पर सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट रहती है, चेंजेस जो आने हैं वो सेविंग्स में ही आएंगे। तो जब आप प्रोडक्शन कम कर देते हैं, प्रोडक्शन से जो होगा इनकम कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सेविंग कम हो जाएगी। और सेविंग कम होते होते दिस प्रोसेस विल कीप ऑन टेकिंग प्लेस टिल S and I they both will become equal to each other। जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते ये प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट जो है इसी का दूसरा केस आता है। ये भी मैंने आपको वैसे समझा दिया है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। है ये भी सेम, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस, सेविंग कम है। सेविंग कम है तो इसका मतलब ये है कि भाई AD ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि AD ज्यादा है? AD इसलिए ज्यादा है क्योंकि सेविंग आप कम कर रहे हैं। तो जब आप सेविंग कम कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंजम्पशन पे जो आप वैल्यू स्पेंड कर रहे हैं वो ज्यादा है, और कंजम्पशन ज्यादा है तो मतलब कि आपका AD ज्यादा है। तो ये वही सिचुएशन है जो पीछे हमने आपको बताई है। तो the cases are four, but if you will remember the two cases, you will be able to understand and you will be able to get full out of full marks in this section। इस सेक्शन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा आपका अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं। सपोज सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, तो ये मैं आपको पहले डायग्राम बता देता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि किस तरीके से सिचुएशन। ये आपकी S आ गया बेटा, और यहाँ पर ये लेट्स से आपका I आ गया, ये इक्विलिब्रियम है जैसे अभी मैंने पीछे समझाया आपको, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ये OY लेवल ऑफ इनकम है, लेबलिंग नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे X एक्सेस पे GDP लिया जाता है, Y पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिया जाता है।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन बिफोर पॉइंट ई, यहां से फिर इसको वही 3 पॉइंट ले लेते हैं, एम, एन और जे। अब यहां पर आप देखेंगे जो एम जे है, एम जे जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और एन जे, एन फॉर नेक्स्ट, जो एन जे है वो आपकी सेविंग है। तो सेविंग कम है, तो सेविंग कम है तो सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। अब सेविंग को कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो सेविंग अपने आप बढ़ती है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है कि यहां पर हमें पहुंचना है। इन्वेस्टमेंट सेविंग सॉरी इनकम को हमें बढ़ाना है ताकि सेविंग हमारी इंक्रीज हो। लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। क्या कह रहे हैं, जब आपकी सेविंग्स जो है कम है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब है कि प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग, प्लान्ड स्पेंडिंग इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट। लोग, फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर, दे कलेक्टिवली वांट्स टू डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, बट जो फर्म सेक्टर है उसने तो कम प्रोड्यूस किया है, आउटपुट कम है। एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। जो डिजायर्ड लेवल है प्लान्ड इन्वेंट्री उससे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स विल रिजॉर्ट टू राइज इन प्रोडक्शन। इस सिचुएशन से जब आपके पास इन्वेंट्री कम है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट ज्यादा लेने के लिए, ये मैंने दोनों एंगल से आपके नोट्स में पढ़ाया है, प्रॉफिट वाले एंगल से भी पढ़ाया है और ये जो बता रहा हूं इस वाले एंगल से भी पढ़ाया है। तो अगर आपका प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री कम है, देन द प्रोड्यूसर्स विल राइज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन राइज होगा, एम्प्लॉयमेंट राइज होगी, एम्प्लॉयमेंट राइज होगी तो अगेन इनकम राइज होगी, और जहां इनकम राइज होगी बेटा, वहां पर आपके सेविंग्स भी जो है वो राइज होंगी। और जब आपकी सेविंग्स राइज होंगी तो वापस आ जाइए डायग्राम पे। सेविंग्स राइज, जैसे इनकम इनकम तब तक राइज करेंगे, प्रोडक्शन तब तक राइज करेंगे जब तक ये जो है आपका जो इक्विलिब्रियम है, इनकम जो है वो ओ जे से जब तक ओ वाई का पॉइंट अचीव नहीं कर लेती, यानी कि एन से शिफ्ट होके जब तक वो यहां पर ई पॉइंट पर नहीं आ जाती, तब तक दिस प्रोसेस विल कीप ऑन टेकिंग प्लेस। ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, कीप ऑन गोइंग अंटिल सेविंग विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि वापस जो है ठीक हो जाएगी सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम से अगर आगे पहुंच गए हैं हम, इक्विलिब्रियम से पीछे पहुंच गए हैं हम, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेशन। हमने किसी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प नहीं ली है। नेक्स्ट चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम हेल्प लेंगे, उसमें हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। 2-4 मिनट में और लेना चाहूंगा। यहां पर कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर मैं आपको करवाना चाहूंगा। ज्यादा तो नहीं बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी बार ये कंसेप्ट करवा चुका हूं, बट एक रिवीजन, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन वी आर टेकिंग अप दिस टॉपिक वंस अगेन। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको पता है के से डिनोट किया जाता है। प्रोफेसर जे एम केन्स ने इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था, और अकॉर्डिंग टू हिम द रेट और द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, इस तरह करके हम जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ कुछ छोटी छोटी चीजें बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या है यहाँ पर जी। K इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, पहला जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, जिसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिवली रिलेट करता है, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी K की। उसके अलावा एमपीएस, जैसे कि आप इसको रिप्लेस कर देंगे अगर, तो एमपीएस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस। ये के का फॉर्मूला फिर से आप बना सकते हैं कि ये नेगेटिवली रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से, यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी एमपीएस की उतनी कम वैल्यू होगी के की। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है बेटा, दैट लाइज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। यहाँ पर जो है ये सारी वैल्यूज हैं जो यहाँ पर मैंने बता दी हैं। दो सिचुएशंस होते हैं जिसमें कब कब ये इन्फिनिटी हो सकता है, कब कब ये 1 हो सकता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जब चेंज होता है तो उसकी वजह से इनकम भी चेंज होती है। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो यहाँ पर आप इस तरीके का कहीं पर डायग्राम भी मिल जाएगा आपको। वेन एवर देर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई विल बी देयर, उसकी वजह से डेल्टा सी विल बी हैपन, उसकी वजह से फिर डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। सब यहाँ पर ये रुक जाता है बस एक बार इन्वेस्टमेंट करके। तो गवर्नमेंट इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करती है कि इनकम को इंक्रीज किया जा सके, और ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है बेटा। सब लोग ध्यान दे लीजिए, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है।
बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि वन मैन्स कंजम्पशन, एक आदमी का कंजम्पशन इज अनदर मैन्स इनकम, यानी कि द कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन विल बी द इनकम ऑफ अनदर पर्सन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल चेंज इन कंजम्पशन बिकम जीरो। ये तब तक चलता है जब तक कंजम्पशन, जो चेंज इन कंजम्पशन है, जीरो नहीं हो जाता। और यहां पर क्या होता है, द रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टिंग एमपीसी। कितना जो है आपका डेल्टा सी आएगा, दिस डेल्टा सी डिपेंड्स ऑन एमपीसी। ये एमपीसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एमपीसी ही वो रेट है जिसके बेसिस पे आप जो है अपना कंजम्पशन चेंज करना चाहेंगे। टेबल है, समझ लीजिए। इनिशियली आपने चेंज किया इन्वेस्टमेंट, एमपीसी हमने माना है, इन्वेस्टमेंट यहां पर है गवर्नमेंट ने किया 100 करोड़ रुपीस मान लेते हैं। एमपीसी जो है आपका 0.5 है, यानी कि 50% ऑफ इनकम, वट एवर इनकम यू विल गेट, चेंज इन इनकम, उसका 50% आप खर्च कर देंगे। तो 100 से आया, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो आपकी इनकम 100 से चेंज हुई सबसे पहले। 50% एमपीसी है, यानी कि 0.5, तो कंजम्पशन में 50%, 50 करोड़ का चेंज आ गया, 50 करोड़ आपने सेव कर लिया। ये 50 करोड़ आपने स्पेंड किए, तो ये 50 करोड़ जिस पर्सन के पास, दूसरे पर्सन के पास, उसने 25 करोड़ खर्च कर दिए, 25 करोड़ सेव कर लिए। जो उसने 25 करोड़ रुपए खर्च किए, ये 25 करोड़ फिर से अगले प्रोसेस में चले गए, किसी और की इनकम 12.5 करोड़ खर्च कर देगा, 12.5 करोड़ रख लेगा। दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। आपको पता है यहां पर कि एमपीसी जो है दिस इज 0.5, के की वैल्यू आप निकाल लेंगे इस तरीके से, जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, और यहां पर जो के की वैल्यू आप निकालेंगे वो आ जाएगी 2। तो के की वैल्यू 2 आई, तो के की वैल्यू होती है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। इस तरीके से 2 हमें गिवन है, आई की भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये यहाँ पर 100 गिवन है पहले से, तो ये 100 हम यहाँ पर रख लेते हैं। डेल्टा वाई जो है वो आ जाएगा 200, और इस तरीके से हमारे पास ये जो है 200 यहाँ आ गया। इसका 50% कंजम्पशन पे रख देंगे, 50% जो है सेविंग पे रख देंगे, बिकॉज एमपीसी जो है वो 0.5 है। ये पूरा प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। यहां पर बताया गया है वही चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, कि पहले आपकी इनकम जो थी वो 100 करोड़ थी, फिर इंक्रीज हुई इनकम, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, उसकी वजह से इनकम भी 100 करोड़ से इंक्रीज हुई। एमपीसी 0.5 है, तो 50% इनकम जो है आपने, यानी कि 50 करोड़ खर्च कर दी, वो 50 करोड़ किसी और के पास चले गए जो आपने खर्च किए, और 50 करोड़ आपने सेव कर लिए। हमें पता है कि द इनकम ऑफ वन पर्सन इज द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। सो कंजम्पशन जो है, जो 50 करोड़ का आपने जो किया, वो उस किसी और की इनकम हुआ, और उसने उसका 50%, 25 करोड़ खर्च कर दिया। और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि चेंज इन सी आपका जीरो नहीं हो जाता। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, रिलेट करता है, काफी किससे रिलेट करता है, ये क्रेडिट क्रिएशन से रिलेट करता है। और यहां पर हमने बताया कि ये नॉर्मल जो डायग्राम है, ये एडी है जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेल्टा वाई नहीं है, और यहां पर ये आई लिखा हुआ है, बेसिकली ये आई नहीं है, दिस इज डेल्टा आई, डेल्टा मिस हो गया था, तो दिस इज डेल्टा आई। तो एडी 1 का मतलब है पहले आपकी इनकम जहां पर ये थी, अब इनकम आपकी इंक्रीज हो गई। और एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि देखिए यहां पर इनकम में कितना सा चेंज आया, ये दिस इज डेल्टा आई, इनकम में कितना सा चेंज आया, उसकी वजह से ये देखिए कि आपकी डेल्टा वाई जो है वो कितनी रेट से बढ़ गया है, और जिस रेट से ये इंक्रीज हुआ है उसी रेट को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसी चीज को जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो बोला जाता है। और इसके बाद ये टॉपिक हम जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके डाउट्स हैं, शुभम राय आप बताइए बेटा क्या डाउट है आपका। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि जब डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड, तो सर हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट। तो सर जी, जैसे जब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो सर उस पे तब एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? आपकी डिमांड ज्यादा है जबकि एएस कम है, तो यहां पर क्या होगा बेटा कि आप बेसिकली इन दोनों को इक्वल लाने के लिए आप क्या करते हैं, इक्वल लाने के लिए यहां पर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगी, और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। आउटपुट यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि एएस भी इंक्रीज होगा, और यहां पर एडी और एएस वापस जो है दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की वजह से आउटपुट बढ़ेगा। तो आउटपुट जब इंक्रीज होगा तो ये दोनों जो एडी इंक्रीज हो गया है उस एडी के इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा।